नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। और आज आपका जो अर्थव्यवस्था का पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इंक्लूड राजस्थान के ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट जो है 6 से या 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम चर्चा करेंगे और कल से हमें क्या शुरू करना है ये भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम एसएसटी में नीचे से जो लगभग 5 टॉपिक है वो कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट कल से क्या करना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस टॉपिक को पूरा करते हैं और फिर शुरू करते हैं अगली बातों को। प्रमोद जी स्वागत, मीरा मीना, लाभू राम जी, सुनील, राजू सिंह, देवेंद्र, वर्षा, किरण एंड राजेश, अनिल राठौर, जया सैनी, कैसे हैं आप सभी? इंडियन आर्मी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। राजस्थान में कृषि एवं विपणन, ये जो टॉपिक था, इसमें कल हमने जो है वो ये वाला टॉपिक कर लिया था, कृषि उपज मंडी। आज चर्चा करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आज जो है वो चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। रिया राठौड़, कैसे हैं आप? कमलेश जी स्वागत आपका, कैसे हैं? इंदु जी स्वागत आपका, इंडियन आर्मी। राजेश चौधरी, कैसे हैं आप सभी? देखिए, ये जो टॉपिक है राजस्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस टॉपिक को मैं आपको पहले एनसीईआरटी में भी पढ़ा चुका हूं, जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उस टाइम। और अब मैं आपको इसको यूनिक तरीके से छोटा शॉर्ट रूप में पढ़ाता हूं, जिससे कि मुख्य रूप से जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके सामने आ जाए और आपको ज्यादा जो है वो परेशान भी ना करे, यानी याद करने की टेंशन भी ना रहे। राकेश जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? तो देखिए इसमें क्या आता है। जितेंद्र कुमार, कैसे हैं आप? कंचन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जनरली जो हमारी उचित मूल्य की दुकान है, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिला स्तर पर, हर जगह जो है वो राशन डिपो लगा हुआ है, राशन की दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, जहां से ये सरकारी दुकानें होती है, जहां से आप अपने राशन कार्ड को देखकर, जो भी आपके पास राशन कार्ड है, पीला है या नीला है, जो भी है, उसको देकर आप सस्ते दर पर जो है वो अनाज और बाकी जो सरकार के द्वारा सुविधाएं हैं, जैसे चीनी है, अनाज है, ये केरोसिन तेल है, ये सब आप जो है वो प्राप्त कर सकते हो। राम स्वरूप सिहाग जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा करते हैं। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों यथा बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वयन राज्य में आरंभ से ही किया जा रहा है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम 1960 के दशक में होता है, यानी भारत में जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी शुरुआत होती है 1960 में। और खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी हो जाने से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई। यानी ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी शुरुआत कैसी हुई? आजादी के बाद हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बड़ी विकट थी, और इसके अलावा हमारे देश में जो है वो अन्न की भी बड़ी कमी थी, और बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों में अन्न की भारी कमी हो गई। वहां के लोगों में भूखमरी जैसी समस्या आने लगी, और इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए क्या किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसे क्षेत्र जहां पर कमी थी, किसकी? भोजन की, अन्न की, वहां पर जो है वो भोजन पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो है वो शुरुआत की गई। इकोनॉमिक्स की हमारी कोई बुक नहीं है, हमारे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो या फिर क्लास देख के पढ़ सकते हो। और राम स्वरूप मेरे भाई, बार बार कमेंट मत करो। नमस्ते गुरुजी, एसएसटी के लिए कितने सब्जेक्ट जरूरी है 3rd ग्रेड के लिए बताओ सर? मेरे बीएससी में ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। आपने बीएससी की है तो आप एसएसटी से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बात खत्म।
बीएससी की है तो आप साइंस से फॉर्म भरेंगे। आपको एसएसटी से फॉर्म भरने के लिए बीए प्लस बीएड, अगर आपका बीए प्लस बीएड है तो आप एसएसटी में आएंगे, बीएससी प्लस बीएड है तो आप साइंस मैथ में जाएंगे, और कॉमर्स से आपका बीएड है तो आप एसएसटी में जाएंगे। अब आपके ज्योग्राफी है, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास ज्योग्राफी है तो आप फिर एसएसटी में फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासी ब्लॉक व अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्र में किया गया। पहले इस बात को समझ लीजिए बहुत बेसिक तरीके से कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई। आजादी के बाद देश के अंदर अत्यधिक गरीबी थी और गरीबी के कारण जो है वो शुरुआती दौर में बहुत विकट स्थिति थी हमारे देश की, और लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर अन्न की कमी थी, उन लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए क्या किया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। कुछ ऐसी जो है वो दुकानें स्थापित की गई, सरकार उनमें जो है अन्न भेजती और वहां से व्यक्ति जो है वो अन्न खरीद सकता था, वो भी सस्ती दरों पर। शुरुआत तो इसीलिए की गई थी, लेकिन बाद में हरित क्रांति हुई 1960 के बाद, और 1960 के बाद जब हरित क्रांति में अन्न का जो है वो अच्छा खासा उत्पादन हुआ, तब आदिवासी क्षेत्र है या पिछड़े क्षेत्र है, वहां के लोगों के लिए, आदिवासी या पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने सोचा कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1970 और 1980 तक जो है वो चलने देते हैं, तो 20 वर्ष इसको और बढ़ा दिया गया। शुरुआत हुई थी कम क्षेत्र जहां अन्न की कमी है वहां पर भोजन पहुंचाने की, फिर आदिवासी क्षेत्रों में भोजन पहुंचाने की, और इसके बाद वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ता के लिए एक समान पात्रता योजना थी। और फिर 1992 के बाद जो है वो ऐसे लोग जो गरीबी या गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए सस्ते भोजन या अन्न की व्यवस्था करने के लिए इसको जो है वो आगे कंटिन्यू जो है वो रखा गया। इसके बाद देखिए क्या आता है, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में संपूर्ण देश में जो है वो प्रारंभ हुई, और जून 1992 से ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो पूरे देश में एक साथ लागू कर दी गई। पहले तो ये कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू की गई थी, इसके बाद इसको पूरे देश में जो है 1992 में लागू कर दिया गया। इसके बाद देखिएगा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में प्रारंभ हुई, यानी किसी लक्ष्य को टारगेट बनाकर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको 1997 में शुरू किया गया, और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना की गई। राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में था, यानी खाद्य विभाग और सहायता विभाग दोनों साथ साथ काम करते थे राजस्थान में 1964 तक। वर्ष 1964 में सहायता विभाग से अलग करके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक अस्तित्व में आया। इसके बाद 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी किए गए। जून 2001 को विभाग का नाम खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला रखा गया। इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंध और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए किया गया। यह जो विभाग था राजस्थान में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग जो था, इसका क्या कार्य था कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इस प्रणाली के अंदर इसका मैनेजमेंट करना, उचित मूल्यों पर खाद्यान्न का वितरण करने आदि सभी चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है। इसके बाद पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई, और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई, बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी जो है दे दी इसको, यानी किसानों से अन्न खरीदना, उसको कृषि मंडी और कोल्ड स्टोरेज में क्या करना, जमा करके रखना, इसके बाद उसको जो है वो उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाना और जनता तक उसको जो है पहुंचाना। ठीक है।
ये सारे कार्य जो है वो तो राम स्वरूप जी, जब आपको इतना ज्यादा पता है तो भाई फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो आप हमसे मत पूछो ना। जब आपको पहले से मालूम है कि भैया ये आदेश आया हुआ है या ये बात हुई है, तो फिर जब आपको पता है तो मत पूछो भैया हमसे। आप अपने अकॉर्डिंग ही काम करो फिर, है ना। जो हमारे पास जानकारी थी हमने आपको दे दी है, अब आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करें, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, उचित मूल्य दुकानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी भी खाद्य विभाग की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण कौन करता है? खाद्य विभाग। राशन कार्ड कौन जारी करता है? खाद्य विभाग। कौन सा परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, ये कौन डिसाइड करता है? खाद्य विभाग। ये सारे कार्य इसी के हैं, ठीक है, ये सारे कार्य इसी के हैं। विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन से संबंधित भी ये कार्य जो है वो कुछ काम देखता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग के कार्य क्या है? प्रमुख रूप से विभाग के कार्य इस प्रकार से क्या क्या काम है इसके? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करना, जो भी हमारा टारगेट है कि भाई इन लोगों को हमें इतना अन्न देना है, उन लोगों तक जो है वो क्या पहुंचाना, ये सारा जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करना और उसका क्रियान्वयन करना हो गया। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेंसियों के मार्फत खाद्यान्न खरीदना। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो समर्थन मूल्य तय किया गया है, जैसे बाजरे का है, मान लीजिए 1200 रुपए क्विंटल है या 2000 रुपए क्विंटल है, उस समर्थित मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा जो तय किया गया मूल्य है, उस मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा जो अन्न है उसको खरीदवाना या राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उनसे अन्न खरीदवाना। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का प्रवर्तन करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का क्रियान्वयन करना। उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। कार्य और क्या क्या कार्य है? भारत सरकार के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन करना और आवंटित वस्तुओं का उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से निर्धारित दर पर उपभोक्ता को वितरण कराना। और समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत जो है गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, धान की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना। और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसके अंतर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के परिवर्तन में कालाबाजारी निवारण करना। आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के आदेशों के अंतर्गत जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई करना। कई लोग क्या कर लेते हैं कि अब जैसे प्याज है, प्याज अब क्या कर लेंगे, वो स्टोर कर लेंगे। जब बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास कोल्ड स्टोर होता है, उन्होंने क्या कर लिया, मार्केट में से प्याज खरीदा और उसको क्या करा, अपने गोदाम में भर लिया। अब आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना, उस टाइम प्याज की कमी हो जाएगी मार्केट में और फिर प्याज बिकेगा 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, है ना। महंगाई बढ़ गई बहुत ज्यादा, लोग कहेंगे प्याज 100 रुपए किलो हो गया, कैसे खाएं, है ना। तो ये ऐसे काम किस तरीके से होते हैं, लोग कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे में भी इसके विरुद्ध कार्रवाई करता है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा
उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए गठित आयोग और जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य ये करता है और उपभोक्ता आंदोलन को गति देता है। राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करना, उपभोक्ता के लिए खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करना, और इस हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में निम्न उद्देश्य है, इसके क्या क्या उद्देश्य है? आवश्यक उपभोक्ता वस्तु उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करना, कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, ये जो अलग अलग योजनाएं हैं, इन योजनाओं के तहत लोगों को अन्न उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसके बाद जो है वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित करवाना। ये सारे जो केंद्र में कार्य है वो ही राज्य में कार्य है। अब देखिए, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 26,957 उचित मूल्य की दुकानें हैं। ये याद रखना आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पूरे सेशन में। 2-3 ही क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं। शुरुआत कब हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की? 1960 में हुई। कितनी राजस्थान में कितनी उचित मूल्य की दुकान है? 26,957। अब तक जो इनकी वेबसाइट पे दे रखा है ये इतनी दे रखा है 2022, आज ही चेक किया है मैंने, तो 26,957 दुकानें हैं वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद देखिए, राज्य में पृथक पृथक श्रेणी के उपभोक्ता के लिए पृथक पृथक रंगों के राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ठीक है, जैसे एपीएल योजना होती है, एपीएल, जिसमें डबल गैस सिलेंडर है। जिन लोगों के पास जो एपीएल में आते हैं, बीपीएल से ऊपर एपीएल में आते हैं, और 2 गैस के सिलेंडर है जिनके घर पर, उनका नीला कार्ड दिया गया है और ये सामान्य उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, जो एपीएल में ही आते हैं लेकिन सिंगल गैस सिलेंडर है, यानी एक ही सिलेंडर है जिनके पास, वो हरे रंग का कार्ड दिया जाता है, सामान्य उपभोक्ता में आते हैं। इसके बाद आता है बीपीएल। बीपीएल ये आता है गहरा गुलाबी रंग का कार्ड आता है, और ग्राम सभा, नगर निगम, नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार होते हैं। ये स्टेट बीपीएल यानी राज्य सरकार में गहरा हरा रंग मिलता है, ये भी ग्राम सभा, नगर निगम, नगर पालिका द्वारा चयनित होते हैं। फिर आता है अंत्योदय योजना, इसमें पीला कार्ड मिलता है, सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को मिलता है, ग्राम सभा, नगर निगम, नगर पालिका द्वारा ये चयनित होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि किनको पीला कार्ड दिया जाता है, तो अंत्योदय योजना को पीला कार्ड दिया जाता है, गुलाबी कार्ड बीपीएल को दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाना है। कितना क्वेश्चन पूछा जाना है? एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये टॉपिक बस इतना ही है। अब ये टॉपिक मैंने आपको कहा कि अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी है, वहां पर इतना ज्यादा है नहीं। देखो, पेपर में आंकड़े पूछे जाएंगे आपसे, इस तरीके के टॉपिक होते हैं ना, उनमें आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, डेट पूछ ली जाती है, और वो चीजें वहां पर थी नहीं। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को, बस छोटा सा टॉपिक था और ये पूरा हो गया। अब हमारा जो कितनी यूनिट पूरी हो गई है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, यानी आगे से हमारे कौन से सेशन जो है वो रहेंगे और कहां से शुरू करें, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपसे। आप भी, आपके पास अगर सिलेबस है तो एक बार सारे बच्चे अपना सिलेबस निकाल लें। देखिए, भूगोल जो हमारा चल रहा है रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए, उसमें हमने राजस्थान व भौगोलिक स्वरूप कर लिया है, राजस्थान का मानसून जलवायु कर लिया है, झील नदी कर लिया। वहां पर तो कल हम करेंगे बांध, एनीकंठ, जल संरक्षण की विधियां और तकनीक, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास की जल्दी से जल्दी क्लास शुरू करेंगे हम, बहुत ही जल्दी। नहीं, 1% के पीछे भाग रहे, इसीलिए तो हमने यह किया है ना कि भाई एनसीईआरटी में पढ़कर, देखो जो चैप्टर एनसीईआरटी से हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है वो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है, और जो चैप्टर हमारे लिए, कई चैप्टर ऐसे भी हैं एनसीईआरटी में जिनमें आंकड़े बिल्कुल नहीं है, और उन चैप्टर को पढ़ने में आपको समय ज्यादा लगता है और पढ़ने के बाद भी उतना फायदा नहीं होता है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है,
ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन वहां से पढ़ोगे तो जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना कब, कितने अधिकार हैं, कैसे, कहां लागू हुआ, ये सारी चीजें वहां पर नहीं आती है। एनसीईआरटी में कहानी बेस्ड सारी चीजें होती है। तो हिस्ट्री हमें जल्दी शुरू करनी है। मैं पहले एसएसटी की बात कर लेता हूं, बाकी बातें तो अपन अलग अलग क्लास में कर ही लेंगे। एसएसटी में हमने कितना कर लिया है, अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस खोल के बैठे आप देखिए। एसएसटी के अंदर हमने जो है वो आपकी एक यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें 5 टॉपिक है, कंप्लीट हो गई है पहली यूनिट। ये यूनिट कौन सी आपको पता है? हालांकि यूनिट वाइज नहीं दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बिंदु के अकॉर्डिंग देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वीं यूनिट है शायद ये। 16वीं यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, मुद्रा एवं बैंकिंग कंप्लीट हो चुकी है, उपभोक्ता अधिकार कंप्लीट हो चुकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान में कृषि एवं विपणन कंप्लीट हो चुका है। यानी नीचे से चले तो 1 2 3 4 और 5, नीचे से चले तो 5 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और टोटल यूनिट में से 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 25% सिलेबस पूरा हो चुका है। अब हमें नए टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम पॉलिटी का शुरुआत करेंगे। पॉलिटी के अंदर कल से हम क्लास शुरू करेंगे, जिसमें आपका एक यूनिट है भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये यूनिट आपके लिए कल शुरू करेंगे। फिर सरकार का गठन व कार्य करेंगे। इसके बाद हम स्थानीय शासन, जिसमें ग्रामीण व नगरीय शासन, 73वां व 74वां संविधान संशोधन और विधेयक, इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया एवं महिला प्रतिनिधित्व की चर्चा करेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य की चर्चा करेंगे, केंद्र और राज्य के संबंधों की चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था की 1 2 3 4 और 5 यूनिट आपकी जो है वो पॉलिटी की है। एसएसटी में 5 यूनिट यानी 5 टॉपिक मान लीजिए, या 5 यूनिट मान लीजिए, किसके हैं? अर्थव्यवस्था के हैं, सॉरी पॉलिटी के हैं। और पॉलिटी के अपन पूरा कर लेंगे। कल है तारीख 10 से चलेंगे तो कम से कम मान के चलो कि लगभग कितने सेशन होंगे। देखो ज्यादा बड़ा तो यही पहला ही यूनिट बड़ा है, फिर तो छोटी छोटी यूनिट है, तो लगभग 18 तारीख तक हम कर लेंगे। 18 तारीख तक आपका पॉलिटी पूरा हो जाएगा, यानी 10 यूनिट पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे विश्व में कृषि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, और इसके ऊपर की जितनी भी यूनिट है वो सारी आपकी वही है जो रीट में थी, तो वो तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हिस्ट्री की भी क्लास शुरू करेंगे, और हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की। इसके अलावा जो सामाजिक अध्ययन की क्लास है वो भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी 5 यूनिट जो अर्थव्यवस्था की थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। 5 यूनिट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जा चुकी है। अब आप इनको पढ़ें और आगे बढ़े, और तो क्या कह सकते हैं। और अगर आपको किसी भी यूनिट में कोई शंका लग रही है, आप कहीं ना कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, कोई कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे होंगे, तो आप वहां से भी कंपेयर करें। अगर आपको इस परिवार का डाटा अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन है, तो आप वैसे क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बेहतरीन हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चे शेयर नहीं करते हैं। क्यों? आप अगर जो शेयर कर दियो तो सारा टाबर ही पढ़ लेगा, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी कोई बात को नहीं। देखो सगड़ा टाबर चाहे कितो ही पढ़ लो, आपको भाग्य है थे कि तो पढ़ो वे पर डिपेंड करो। खातिर शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी करनी था ना, अगर थाना अच्छी लागे। देखो बहुत हालांकि हम चाहते तो ऊपर से शुरू कर देते। जनरली कोचिंग में आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि पहले प्राचीन भारत की सभ्यता पढ़ाई जाएगी, लेकिन हमने उल्टा किया। हमने वो डाटा आपको सबसे पहले करवाया है जो आपके लिए कठिन हो सकता था, जो आपके लिए नया हो सकता था, जिसको पढ़ना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता था। तो इसीलिए आप सबसे ये छोटा सा निवेदन रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ रहे हैं,
तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा सेशन था 25 मिनट का, कल से जो है वो आगे करेंगे। क्वेश्चन आपको करवाएंगे नवंबर में, पहले एक बार पूरा सिलेबस करवाने को क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, है ना, क्वेश्चन करवाने को करवाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करवाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करवाऊंगा नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में केवल क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस आपका 2 महीने में पूरा करवाना है। पहला टारगेट सिलेबस, फिर क्वेश्चन। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक